बीएससी पार्ट थर्ड, गुड आफ्टरनून। कल लास्ट टर्न पर आपको बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस या कृष्णिका विकिरण किसे कहते हैं। अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के रेखाएं प्राप्त होती हैं। उसमें आपको एक सम बताया था किरचॉफ का समीकरण। अब किरचॉफ के समीकरण के बाद कृष्णिका विकिरण के एक्सप्लेनेशन के लिए जो बाकी के नियम हैं वो आज हम आपको बता रहे हैं। दूसरा नियम है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। स्टीफन बोल्ट्जमैन प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए सर्वप्रथम स्टीफन ने प्रयास किया। संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता E के लिए निम्न नियम प्रस्तुत किया। E = E सिग्मा T4, जहाँ T परमताप, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका मान होता है 5.669 × 10⁻⁵ जूल्स × सेकेंड्स मीटर-2 केल्विन -4। E जो छोटा e है सतह की उत्सर्जकता एमिसिविटी कहलाता है, जो कि E/EB से परिभाषित करते हैं। ये एक अनुपात है। E का मतलब उत्सर्जन क्षमता और EB का मतलब है कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता। कृष्णिका के लिए छोटे e का मान भी 1 के बराबर होता है। तीसरा नियम है वीन का नियम। ऊष्मा गतिकी के चिर प्रतिष्ठित विधियों को काम में लाते हुए वीन ने 1896 में एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता के लिए निम्न संबंध प्राप्त किया। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा और लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य उत्सर्जित ऊर्जा को एक वर्णीय उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा कहते हैं। ई लैम्ब्डा बराबर होता है A F लैम्ब्डा T लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा ⁵, जहाँ A एक कांस्टेंट है और F लैम्ब्डा T तरंग दैर्ध्य और ताप का कोई फलन है। वीन समीकरण लघु तरंग दैर्ध्य व कम ताप के क्षेत्र में वक्रों को समझा पाया, परंतु दीर्घ तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र में पूर्णतः असफल रहा। चौथा फिर है रेले जीन्स सूत्र। ऊर्जा के समविभाजन के चिर प्रतिष्ठित नियम को लागू करते हुए रेले और जीन्स ने 1900 में एक निम्न समीकरण दिया। E लैम्ब्डा = 8πkT डिवाइडेड बाय λ4, जहाँ K को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पाई को भी कांस्टेंट कहते हैं। T का मतलब है परमताप। उच्च तरंग दैर्ध्यों के क्षेत्र में प्रायोगिक आंकड़ों से ये मेल खाता है, परंतु निम्न तरंग दैर्ध्यों पर यह भी असफल रहा। कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रम को समझाने में मैक्स प्लैंक की अभूतपूर्व सफलता मिली। तो किरचॉफ का समीकरण, स्टीफन बोल्ट्जमैन का समीकरण, वीन का समीकरण और रेले जीन्स का समीकरण ने कृष्णिका विकिरण को एक्सप्लेन किया, परंतु उसमें पूर्णतः सफल नहीं हुए। फिर लास्ट में प्लैंक ने अपनी क्वांटम परिकल्पना दी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बना केमिस्ट्री में, प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना। चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार यदि कृष्णिका के अंदर एक अणु सतत रूप से ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करता है तो कृष्णिका द्वारा उच्च ताप पर उसी तरंग दैर्ध्य का अधिकतर फ्लक्स उत्सर्जित होना चाहिए, बजाय इसके कि कम तरंग दैर्ध्य क्षेत्र की तरफ उसका विस्थापन हो। अतः प्लैंक ने क्लासिकल मैकेनिक्स का बहिष्कार कर एक नया सिद्धांत दिया, जिसे हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्लैंक ने निम्नलिखित अभिग्रहित प्रस्तुत किए। पहला, एक कंपित या अन्य भौतिक तंत्र में संभावित ऊर्जा स्तरों का विविक्त सेट होता है तथा इन सेट्स के मध्य की ऊर्जा संभव नहीं है। दूसरा अभिग्रहित, इन स्तरों में से किन्हीं दो के मध्य संक्रमण के साथ विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण होता है। पिंड द्वारा ऊर्जा का लेना अथवा देना एक निश्चित राशि, जिसे हम क्वांटम कहते हैं, पूर्णांकीय गुणज इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही हो सकता है और एक क्वांटम बराबर होता है h × न्यू। यहाँ h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल्स × सेकेंड्स और न्यू को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इन अभिग्रहितों को ध्यान में रखते हुए मैक्स प्लैंक ने निम्न वितरण नियम दिया। E लैम्ब्डा = कृष्णिका की विकिरण के लिए E लैम्ब्डा = 2πhc² λ5 डॉट E1 एक्सपोनेंशियल e⁻ch डिवाइडेड बाय λ kT -1, जहाँ c का मतलब है प्रकाश का वेग,
तरंग दैर्ध्यों के संपूर्ण परिसर के लिए यह समीकरण प्रायोगिक तथ्यों से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त प्लैंक समीकरण एक निम्न तरंग दैर्ध्य पर वीन समीकरण तथा उच्च तरंग दैर्ध्य पर रेले जीन्स समीकरण में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार एक कंपित शून्य से अनंत तरंग दैर्ध्य तक कोई भी ऊर्जा सतत रूप से अवशोषित या उत्सर्जित कर सकता है, जबकि प्लैंक ने बताया कि केवल विविक्त राशियों में ही ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन संभव है। इस प्रकार कंपित की ऊर्जा hν, 2hν, 3hν हो सकती है। ऐसा कोई कंपित नहीं हो सकता जिसकी ऊर्जा 1.3hν, 2.5hν मतलब फ्रैक्शंस में हो। धन्यवाद।